हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकलने लगती है, एक बार फिर से पलटकर कहती है, तुम दोनों ने अपने हिस्से का काम कर लिया है, बाकी सब समय पर छोड़ दो। वैसे भी तुमने रिया को सोचने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं दिया। फिलहाल वह किस मनोस्फीयर जाए, तब तक तुम लोग उसे बिना पार्टनर बनाए भी उसकी सलाह मांगोगे तो वह तुम्हें मना नहीं करेगी, और उसी हिसाब से तुम अपना आगे का काम शुरू कर दो। प्रीति की सबसे बाद में कही हुई बात दोनों के मन को खुश कर देती है। यह उन दोनों में से किसी ने नहीं सोचा था कि अगर बिना पार्टनर बनाए भी रिया की सलाह मांगेंगे तो वह उनकी मदद जरूर करेगी। रोहित अपने कैबिन में लगे हुए विंडो से 2 कदम पहले अपने दोनों हाथ फोल्ड करके खड़ा था। वह उन पर लगे हुए ग्लासेस से बाहर की ओर देख रहा था। उसकी आंखें दूर दूर तक दिखाई दे रही चीज़ों को देख रही थी, जो इतनी ऊंचाई से चींटियों जैसी प्रतीत होती थी, लेकिन कान पूरी तरह से चिराग के शब्दों पर थे। चिराग के हाथ में उसका टैबलेट था, जिसमें उसने कई फाइल खोली हुई थी और एक एक करके बारीकी से हर बिंदु को विस्तार से बता रहा था। जब चिराग बोलकर चुप हो जाता है तब रोहित चिराग की तरफ घूमता है और कहता है, तुम्हारी निकाली गई इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ना इसकी माँ के बारे में कुछ पता चला है, ना ही पिता के बारे में। निकाली गई हर जानकारी में कुछ ना कुछ अधूरी बात हर बार दिखाई दे रही है। ऐसा एक भी पड़ाव नहीं जहाँ से पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। चिराग कहता है, जी सर। इतना ही नहीं, हर एक पड़ाव पर कोई ना कोई छुपा हुआ हाथ उसकी मदद करता है, जिसका चेहरा कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा। हर बार मदद करने वाले हाथों का चेहरा अपना नकाब बदल लेता है। फिर कुछ सोचकर आगे कहता है, मुझे नहीं लगता कि किसी की किस्मत इतनी अच्छी हो सकती है कि उसे हमेशा ही ऐसे मददगार मिलते रहें जो उस पर लाखों खर्च कर सकते हों। मुझे यही लगता है कि वह कोई एक ही व्यक्ति है जो उसकी हमेशा मदद कर रहा है। चिराग की बात सुनने के बाद रोहित अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। उसकी बैक रेस्ट की तरफ अपना सर रख लेता है, अपने हाथ से अपने माथे पर टैप करता है और उसके बाद चिराग की तरफ देखने लगता है। रोहित कहता है, पता करो कि वह कहाँ जाती है, किन लोगों से मिलती है, वह कौन है जो उसकी मदद करते हैं। उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन तुम्हें हासिल की है, उन सबको जोड़कर देखो, कहीं ना कोई काम की चीज़ जरूर मिल जाएगी। चिराग जवाब देता है, सर वह बहुत ही शातिर है। हमारे लोगों ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वह हर वक्त इतनी सावधान रहती है कि एक भी बार हमारे लोगों को कामयाबी नहीं मिली। उसके घर की तसल्ली लेने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिला। इतना ही नहीं, वह एक अच्छी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसने अपने फ़ोन तक के प्रोग्राम में ऐसा सॉफ्टवेयर अपलोड किया है कि उसकी हर एक्टिविटी ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है, जिसे रिकवर नहीं किया जा सकता। इसकी खुद की मेमोरी भी काफ़ी शार्प है। वह जिन लोगों से बात करती है उनके नंबर उसे याद हो जाते हैं। बात करने के बाद 5 सेकंड के अंदर अंदर ही वह ऑटोमेटिक डिलीट हो जाते हैं। कुछ सेकंड रुकने के बाद चिराग आगे कहता है, उसे जीनियस नहीं कहा जा सकता, लेकिन मल्टी टैलेंटेड जरूर कहा जा सकता है। उसकी लर्निंग पावर भी काफ़ी अच्छी है। सामान्य लोगों के मुकाबले वह हर चीज़ जल्दी सीख जाती है। उसने एक परफेक्ट पर्सनैलिटी बनने के लिए शायद ही ऐसी कोई चीज़ होगी जिसे सीखा ना हो। रोहित मुस्कुराकर चिराग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम जिस तरह के निपुण मीना की तारीफें कर रहे हो, ऐसा लगता है कि उसके फैन हो गए हो। चिराग रोहित के मजाक को समझ जाता है और जवाब देते हुए कहता है, सर दुश्मन तारीफ के काबिल होगा तो की ही जाएगी, लेकिन सर चाहे जो भी हो, अनिका मैडम से मुकाबला कर सके ऐसा कोई नहीं। तभी रोहित मन ही मन सोचता है, और रोहित के रहते अनिका से मुकाबले की कभी नौबत आएगी भी नहीं। कुछ पल रुककर चिराग आगे कहता है, अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो उसकी परवरिश उन राजकुमारों की तरह हुई है जिन्हें रियासतें संभालनी होती हैं। हर सुख सुविधा उसे आसानी से मिली है, लेकिन आने वाले कल के लिए तैयार होने के लिए उसे कठोर परिश्रम से गुजरना पड़ा है। कुछ कुछ पल रुकने के बाद चिराग पूछता है, सर क्या यह इन्फॉर्मेशन अनिका मैडम के साथ शेयर करनी है? रोहित कहता है, अभी नहीं, जब तक इसकी जड़ों तक नहीं पहुंच जाते तब तक रहने दो। मैं नहीं चाहता कि अनिका एक और नए काम में लग जाए। पहले ही उसने अपने समय से भी ज़्यादा काम की प्लानिंग की हुई होती है। चिराग कहता है, जी सर। ऐसा कहकर वह वहाँ से जाने लगता है। रोहित अनिका से इस हद तक प्यार करता था कि उसे यह सोच भी बर्दाश्त नहीं थी
कि कोई उसके और अनिका के बीच में आने के बारे में सोच रहा है। रोहित के लिए अनिका ही उसकी आत्मा थी। उससे एक पल के लिए भी अलग होने का ख्याल उसे मौत के ख्याल से भी ज्यादा भयानक लगता था। उसकी रूह तक कांप उठती थी। जैसे ही चिराग दरवाजे तक पहुंचता है, रोहित उसे रोकते हुए कहता है, चिराग। चिराग पलटता है और कहता है, जी सर। रोहित कहता है, मैं हमारी जिंदगी में किसी दीवार का आभास तक नहीं चाहता। अगर जरूरत पड़े तो उसे रास्ते से हटा दो। चिराग मेहता जवाब देता है, ठीक है सर, अगर जरूरत पड़ी तो यह भी हो जाएगा। प्रीति ने गहरे स्लेटी रंग के क्यूलिप कट हाई नेक टॉप प्लाजो पैंट्स के साथ पहना हुआ था। उस पूरी बाजू के टॉप पर हाथ की नक्काशी का हल्का काम किया गया था और हल्के बेहतरीन शिफॉन के कपड़े से बनाया गया घेर वाला प्लाजो पैंट एक इंडो वेस्टर्न लुक दे रहा था। प्रीति ने रिस्ट वॉच के साथ कानों में ईयर स्टड पहने थे। हल्के न्यूड मेकअप के साथ बालों को हाफ कल करके दोनों कंधों पर आगे की तरफ करके खुला छोड़ा हुआ था। प्रीति पहले ही काफी सुंदर थी और उसका यह स्टनिंग लुक हर किसी की आंखों को एक पल के लिए रुककर देखने के लिए मजबूर कर रहा था। प्रीति, ओमकार और सनी दोनों प्रीति द्वारा पहले से बुक की गई टेबल की ओर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन ओमकार का ध्यान सिर्फ प्रीति पर था, जबकि सनी की आंखें चारों तरफ घूम रही थी। उसने इस बात को बड़ी ही आसानी से नोटिस कर लिया कि हर कोई एक नज़र प्रीति को देखने के बाद पलटकर उसे देखने के लिए मजबूर था। कुछ ही देर में तीनों अपनी टेबल पर पास में पहुंच जाते हैं। सनी देखता है कि प्रीति की आंखें बीच बीच में इधर से उधर घूम रही थी, जैसे वह उस जगह का मुआयना कर रही हो या फिर किसी को ढूंढ रही हो। साथ ही बीच बीच में वह कभी सनी से तो कभी ओमकार से बातें भी कर रही थी। सनी हर बार प्रीति की हर बात का ठीक से जवाब दे रहा था, लेकिन ओमकार सिर्फ हाँ या नहीं में जवाब देकर चुप हो जाता। वहाँ होटल का मैनेजर अपनी असिस्टेंट से कहता है, मारवा और गुलेरिया परिवार के सदस्य इस वक्त होटल हेवन में मौजूद हैं। उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तभी असिस्टेंट कहती है, आप चिंता मत कीजिए, कोई कमी नहीं होगी। मैं हमारी बेस्ट एम्प्लॉय को उन्हें अटेंड करने के लिए भेजती हूँ। इसके बाद वह वहाँ मौजूद एक अटेंडेंट के कान में कुछ कहती है और वह जी मैडम कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी वह एक दूसरी लड़की के पास पहुँच जाती है और उससे कहती है, सौम्या, हमारे होटल में खुद मारवा और गुलेरिया परिवार के सदस्य लंच के लिए आए हैं। मैनेजर चाहते हैं कि हमारी बेस्ट एम्प्लॉय उन्हें अटेंड करे। इस वक्त हम सभी में से ओवरऑल देखा जाए तुमसे अच्छा और कोई नहीं है। प्लीज़ जाकर उन्हें अटेंड करो, यहाँ मैं संभाल लूँगी। सौम्या अपने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अपनी गर्दन झुकाकर हाँ में संकेतिक जवाब देती है। फिर जिस ओर सनी, प्रीति और ओमकार बैठे थे उसी ओर चली जाती है। थोड़ी देर बाद सनी और प्रीति मेनू में देखने लगते हैं, लेकिन ओमकार अभी तक भी प्रीति की खूबसूरती में खोया हुआ था। सनी ओमकार को छेड़ते हुए कहता है, क्या तुम्हें कबाब में हड्डी पसंद है? ओमकार फिर से हाँ या ना में जवाब देते हुए कहता है, नहीं। सनी कहता है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि तुम अपने कबाब में मुझे हड्डी बनाकर ले आए हो। ओमकार फिर से प्रीति की तरफ देखते हुए ही कहता है, नहीं। इस बार सनी ओमकार के चेहरे को अपनी तरफ घुमाते हुए धीरे से उसके कान में कहता है, लेकिन तुम अपनी महबूबा की आंखों में ही खोए रहोगे तो मुझे तो ऐसा ही लगेगा ना। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हम दोनों साथ आए हैं। हालांकि सनी ने काफ़ी धीमी आवाज़ में अपने मन की बात कही थी, लेकिन फिर भी प्रीति के कानों ने सुन ली थी। यह सुनकर प्रीति के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन वह दोनों दोस्तों के बीच में कुछ नहीं कहती। सनी की बात सुनकर ओमकार को ख्याल आता है कि सनी हाल ही में ठीक हुआ है। उसे प्रॉपर अटेंशन देना, खुश रखना उसकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रीति भी उन दोनों का मूड ठीक करने के लिए उन्हें यहाँ लेकर आई है। ओमकार सनी की तरफ झुकते हुए धीमी आवाज़ में कहता है, भाई क्या करूं? मैंने काफ़ी कोशिश कर ली कि मेरा ध्यान किसी दूसरी तरफ जाए, लेकिन मेरी आंखें उसकी खूबसूरत आंखों से हटती ही नहीं। इस वक्त ओमकार के दिल में ख्वाहिशें तो बहुत तरह की उठ रही थी, लेकिन वह उन्हें शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। जिसमें पहले इच्छा यह थी कि वह प्रीति को प्यार से अपनी बाहों में भर ले और तब तक ना छोड़े जब तक कि उसकी तड़पती हुई आत्मा को प्रीति के स्पर्श से पूरी तरह शांति ना मिल जाए। प्रीति को अपने अंदर ही अंदर कहीं इस तरह छुपा ले कि उन दोनों को पल भर के लिए भी कोई जुदा ना कर पाए। फिर सनी अपनी सामान्य आवाज़ में कहता है, तुम अकेले नहीं हो जिसकी आंख उसके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन तुम्हें यह तब पता चलेगा जब अपनी नज़र किसी दूसरी तरफ भी घुमाओगे। सनी की बात सुनकर ओमकार जिस भी तरफ देखता
वह पाता कि हर किसी का ध्यान बार बार प्रीति पर जा रहा था। तभी सौम्या वहां आकर खड़ी हो जाती है। उसने स्टाफ यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, जिस पर बाएं तरफ कंधे के पास नेम प्लेट लगी हुई थी। अपने एक हाथ पर दूसरा हाथ रखकर सीधे खड़े रहते हुए उसने बड़े ही अदब से हल्का सा अपनी गर्दन को झुकाकर प्यारी सी मुस्कान के साथ पूछ में आई हेल्प यू मैडम एंड सर। तभी सौम्या का ध्यान वहां बैठे हुए सनी पर जाता है। सनी की निगाहें मेनू कार्ड में ही गिनी हुई थी। वह उसे इधर से उधर पलटते हुए उसमें कुछ नया ट्राई करने के लिए ढूंढ रहा था। सनी की बॉडी लैंग्वेज पहले से कहीं ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही थी। उसका कॉन्फिडेंट मारवा परिवार के स्टैंडर्ड को मैच कर रहा था। उसका आउटफिट स्टाइल भी काफ़ी बढ़िया लग रहा था। यह सब देखकर अचानक से सौम्या के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, लेकिन अपनी ड्यूटी से मुंह मोड़कर वह पीछे नहीं हट सकती थी। वह चुपचाप अपनी जगह पर खड़े रहकर उनके बोलने का इंतजार करती है। वह अंदर ही अंदर सोच रही थी कि सनी यहाँ कोई नया बवाल खड़ा ना कर दे। पर आज खास बात यह थी कि जिस सनी का चेहरा सौम्या को कुछ खास पसंद नहीं था, आज उसी सनी की पर्सनैलिटी उसे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही थी। यही वह चीज़ थी जिसे प्रीति की निगाहें होटल में आने से लेकर अब तक ढूंढ रही थी। प्रीति हर छोटी से छोटी चीज़ को सौम्या या सनी को एहसास दिलाए बिना बारीकी से नोट कर रही थी। तभी सनी मेनू की एक कोल्ड ड्रिंक के नाम पर हाथ रखते हुए कहता है, मैंने कोल्ड ड्रिंक फाइनल कर ली है, तुम दोनों बताओ क्या ऑर्डर करूं? प्रीति मुस्कुराकर कहती है, मेरे लिए भी सेम ऑर्डर कर दो। तभी ओमकार कहता है, मेरे लिए भी। सनी एक नज़र सौम्या की तरफ देखकर वापस मेनू कार्ड की तरफ देखते हुए कहता है, फिलहाल यह ले आओ। सौम्या जी सर कहकर पीछे हट जाती है, लेकिन इस वक्त उसे बड़ा ही अजीब महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि सनी ने जानबूझकर उसे इग्नोर कर दिया है। वह इस इग्नोर को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इससे भी विशेष बात यह थी कि उसे प्रीति की खूबसूरती से जलन हो रही थी। जितने प्यार और सम्मान के साथ सनी ने प्रीति की तरफ देखा था, उसका 1% भी इस वक्त सौम्या के हिस्से में नहीं आया था। धाम के किले में पत्थरों की मोटी मोटी दीवारों से बने हुए एक कमरे में दमयंती घाट पर बैठी हुई नजर आती है। राजस्थान की गर्मी में भी यहाँ पर ठंडक का एहसास था। धाम ने राजस्थानी लिबास पहना हुआ था। हाथ से गढ़े हुए चांदी के मोटे मोटे आभूषण भी पहने हुए थे। वह अपने पैर पर अपनी कोहनी रखकर उसी हाथ से अपनी ठोड़ी को पकड़कर लगातार अपने पैरों में पहनी हुई जूतियों की तरफ देखते हुए कुछ सोच रही थी। तभी एक घूंघटपोश स्त्री दमयंती के सामने आती है, फिर बिना कुछ बोले अपना सिर हल्का सा झुकाकर वापस ऊपर कर लेती है। उसके बाद सामने की ओर अपने एक हाथ पर दूसरा हाथ रखकर उन्हें नीचे की ओर करके चुपचाप सीधी खड़ी हो जाती है। दमयंती उसे बोलने का इशारा करती है। वह कहती है, माँ साहिबा, आपके लिए किसी सिपाही का कोड मैसेज आया है। दमयंती देवी बदले में सिर्फ हूँ में कर देती है। वह स्त्री दमयंती की ओर आगे बढ़ती है और एक सफ़ेद कागज दमयंती के हाथ में पकड़ा देती है, जिस पर काली स्याही से सांकेतिक भाषा में कुछ लिखा हुआ था। दमयंती उसे मन ही मन डिकोड करके पढ़ना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर बाद उसके चेहरे पर मुस्कान दिखाई देने लगती है। इसके कुछ ही पलों बाद वह उसे पूरा पढ़ डालती है और फिर अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। वह जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी की आवाज़ सुनकर रुद्रमा देवी भी वहां आ जाती है। रुद्रमा देवी दमयंती देवी की तरफ देखने लगती है। दमयंती देवी जोर जोर से कहती है, सिपाही हो तो ऐसा। रुद्रमा देवी धीमी आवाज में बड़ी ही शांति से पूछती है, किसके जैसा? दमयंती रुद्रमा देवी के पास आकर कहती है, वहाँ जिंदा है। रुद्रमा देवी फिर पूछती है, कौन? दमयंती उस कागज का रुद्रमा देवी के हाथ में पकड़ते हुए कहती है, हमारी मोहिनी अप्सरा, हमारी सालों की मेहनत मौत को मात देने वाली। हा हा हा, अप्सरा जिंदा है। फिर रुद्रमा देवी की आंखों में देखते हुए आगे कहती है, मुझे पूरा यकीन है कि उसके पास कोई ना कोई सुराग जरूर होगा। होटल हेवन मज़ेदार बात यह थी कि वर्तमान की वास्तविकता वहाँ मौजूद लोगों में से प्रीति के अलावा और कोई भी नहीं जानता था। ओमकार को यह पता था कि सनी किसी लड़की को पसंद करता था, लेकिन वह लड़की सौम्या ही थी। इसकी जानकारी उसे नहीं थी। सनी सौम्या का नाम हो या चेहरा दोनों ही नहीं पहचानता था। वहीं सौम्या इस बात से अनजान थी कि सनी अपनी पुरानी यादें खो चुका है। अब उसके लिए सौम्या की कोई अहमियत नहीं थी। सनी उसे इग्नोर तो तब करे जब उसे पहचानता होगा। सनी का मन
टटोलने के लिए प्रीति ओमकार से कहती है, यह वेटर्स काफ़ी स्मार्ट है ना। ओमकार जवाब देता है। उससे पहले ही सनी कहता है, लेकिन श्वेता से कम। प्रीति को सनी से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। उसका जवाब सुनते ही ओमकार और प्रीति एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। ओमकार सनी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, भाई वह तेरे टाइप की नहीं है। तभी प्रीति कहती है, वह तुमसे 2 साल बड़ी है। मेरा मतलब है कि हम सभी से 2 साल बड़ी है। सनी कहता है, पहली बात तो यह कि प्यार में उम्र नहीं देखी जाती, फिर 2 साल कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता। मैंने सुना है कि जिन आदमियों की बीवी उनसे उम्र में 2 साल बड़ी होती है, अक्सर वह नामचीन आदमी बनते हैं। सचिन तेंदुलकर की बीवी भी करीब उनसे इतनी ही बड़ी है। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय कितने बढ़िया कपल लगते हैं, है ना। आज के ज़माने में तो ऐसे कई जोड़े मिल जाएंगे। लेकिन मैं अपनी बात को सही साबित करने के लिए तुम्हें थोड़ी पीछे ले चलता हूँ। पुराने ज़माने की बात करें तो खुद महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी उनसे पूरे 2 साल बड़ी थी। सनी की बात सुनकर प्रीति अपने सिर पर हाथ रख लेती है और उसके बाद कहती है, प्रभु प्रेम में ज्ञानोदय होने के बारे में सुना था, आज साक्षात दर्शन कर रही हूँ। आपके चरण कहाँ है, उन्हें स्पर्श करके मैं धन्य हो जाऊँ। प्रीति की इस बात पर ओमकार को हंसी आ जाती है। वहीं पर सनी कुछ उखड़ते हुए कहता है, पर तुम्हें उसकी उम्र के बारे में कैसे पता। प्रीति अपने दोनों हाथ टेबल पर रखते हुए सनी की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे तो यह भी पता है कि उनके लिए देश के बड़े नेताओं में से एक सागर सान्याल के चाचा भाई लक्ष्य का रिश्ता आया है। इतना ही नहीं, वह मन ही मन लक्ष्य को पसंद भी करती है। सागर लक्ष्य को अपने बेटे की तरह मानता है। सनी के चेहरे पर उदासी आ जाती है। यह देखकर प्रीति ओमकार को इशारा करती है। ओमकार सनी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, अच्छा ही है ना, तुम्हें अभी यह बात पता चल गई। पसंद को प्यार बनने में वक्त लगता है, लेकिन प्यार पहले पसंद ही बनता है। हम अपने भाई के लिए कोई दूसरी लड़की पसंद करेंगे। जिस अंदाज में अपना एक हाथ ऊपर करते हुए ओमकार ने यह बात कही थी, सनी को भी हंसी आ जाती है। सनी की हंसी को देखकर प्रीति लंबी गहरी राहत की सांस लेती है। वह बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि सनी की जिंदगी में वक्त एक बार फिर से दुख को दोहराए। चाहे प्रीति ने कभी यह बात जताई ना हो, लेकिन मन ही मन उसे सनी के साथ बहुत ही सहानुभूति थी। वह दिल से चाहती थी कि इस बार उसे कोई अच्छी लड़की मिले जो उसे बेहद प्यार करे। सनी हंसते हुए कहता है, ठीक है, आज मैंने अपनी पसंद के प्यार की खातिर अपनी पसंद को कुर्बान किया। आज से सनी मारवा इंतजार करेगा उस लड़की का जो उससे बेपनाह मोहब्बत करेगी। इसके बाद तीनों खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। सनी की पीठ की तरफ की टेबल पर बैठी हुई एक खूबसूरत सी लड़की लगातार अपने पीछे होने वाली बातों को सुन रही थी और बराबर मुस्कुरा रही थी। हंसमुख और चुलबुल स्वभाव की मुक्ता अपने सिक्योरिटी गार्ड को इशारा करती है। वह कहता है, जी मैडम। मुक्ता प्रास कहती है, आज शाम तक मुझे इस मारवा की सारी डिटेल चाहिए। मुक्ता ने एक बार भी मुड़कर उनसे किसी के भी चेहरे तक को नहीं देखा, केवल उनकी आवाज़ सुनकर ही उनके नामों को अनुमान लगा लिया था। मारवा हाउस आज का दिन रोहित के लिए बड़ा ही व्यस्त दिन था। रोहित पूरी तरह से थका हुआ था, उसका मूड भी कुछ ऑफ था। अनिका बेडरूम में ही अपने बेड पर बैठकर अपनी गोद में लैपटॉप रखकर उसमें कुछ काम कर रही थी। साथ ही रोहित के वापस लौटने का इंतजार भी कर रही थी। आज वह उसे आकाश के बारे में बाकी की इन्फॉर्मेशन देना चाहती थी। जैसे ही रोहित अंदर आता है, वह रूम के बीचों बीच जाकर चुपचाप खड़ा हो जाता है, फिर अनिका के चेहरे की तरफ देखने लगता है। अनिका अपने लैपटॉप को एक ओर रखकर खड़ी हो जाती है। उसके बाद अपने धीमे धीमे कदमों से रोहित के पास पहुंच जाती है। रोहित के चेहरे पर उदासी देखकर वह मुस्कुराते हुए अपना एक हाथ रोहित के बालों में घुमाती है और कहती है, इतने डैशिंग पर्सनैलिटी और चेहरे पर उदासी कुछ मैच नहीं कर रही। रोहित झट से अनिका को अपनी बाहों में भर लेता है और उसके ऊपर हल्का सा झुक जाता है, फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। रोहित ने अनिका को इस तरह से हक किया था कि अनिका के दोनों हाथ रोहित के सीने पर थे। वह उसे धीमे धीमे और भी ज़्यादा कसता चला जाता है, जैसे उसे खुद के ही अंदर समेट लेने की कोशिश कर रहा हो। अनिका समझ जाती है कि कुछ तो ज़रूर है जो रोहित को परेशान कर रहा है। वह भी अपने हाथ रोहित के सीने पर से हटाकर रोहित की कमर में पीछे की तरफ ले जाती है और अपनी बाहों को कस लेती है। अपनी आंखें बंद करते हुए इस एहसास में डूब जाती है। फिर कुछ देर तक इसी तरह रहने के बाद उसी स्थिति में रहते हुए वह रोहित से कहती है, अब बताओ क्या हुआ है। कुछ पल रोहित खामोश रहता है, उसके बाद कहना शुरू करता है, मुझे हमारे बीच हवा की भी मौजूदगी भी खलती है।
फिर बताओ मैं किसी और को कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। अनिका को यह समझने में जरा भी देर नहीं लगती कि रोहित निपुण मीना के बारे में जान चुका है। अनिका अपनी आंखें खोलकर रोहित के चेहरे की तरफ देखती है। रोहित ने अभी भी अनिका को अपनी बाहों से आज़ाद नहीं किया था और ना ही अपनी आंखें खोली थी। अनिका अपनी बाहों को रोहित के गले में डाल देती है और रोहित के माथे को चूमती है। फिर शरारती अंदाज में कहती है, क्या मिस्टर मारवा को डर लग रहा है? अनिका की बात सुनते ही रोहित अपनी आंखें खोल लेता है और अनिका की आंखों में देखते हुए जो पकड़ ढीली हुई थी उसे और मजबूत कर लेता है। अनिका कहती है, हमारे बीच ना कोई आ सका है और ना ही कोई आ सकेगा। तुमने अभी अभी कहा ना कि हमारे बीच हवा भर के लिए भी जगह नहीं, तो बताओ उससे पतली चीज का क्या ही होगा जो हमारे बीच आएगी। फिर रोहित की आंखों में देखते हुए कहती है, तुम्हारा तो क्या पता नहीं, पर मैं अपने बच्चों के बाप के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती। अनिका की यह बात रोहित के शरीर में करंट के प्रभाव की तरह दौड़ जाती है। रोहित झट से अनिका के होठों को अपने होठों में ले लेता है। अनिका भी इस एहसास से अपने शरीर में करंट के प्रभाव को महसूस करती है। वह अपनी आंखें बंद करके अपनी हथेलियों को धीरे से रोहित के सिर के पीछे की तरफ ले जाती है। रोहित के हाथ लगातार धीरे धीरे अनिका की कमर के पीछे जाने लगते हैं। इसी पोजीशन में धीरे धीरे पीछे की तरफ खिसकते हुए अनिका दीवार के साथ जा टिकती है। कभी रोहित के होठ अनिका के होठों में थे तो कभी अनिका के होठ रोहित के होठों में। अनिका जब कभी भी रोहित को उदास होते हुए या फिर टूटते बिखरते हुए देखती थी तो कभी भी उसे रोकने की कोशिश नहीं करती थी। रोहित अनिका में समा जाने के बाद हमेशा ही खुद को पहले से ज़्यादा ताकतवर महसूस करता था। फिर वह अपनी लड़ाई लड़ने के लिए नए सिरे से तैयार हो जाता था। इसकी एकमात्र वजह यह थी कि अनिका रोहित की मानसिक ताकत के साथ साथ उसका आत्मिक बल बन चुकी थी। थोड़ी ही देर बाद उनके रूम के दरवाजे पर आर्यन और अलेक्जेंडर खटखटाते हैं। मोम डैड बच्चों की आवाज़ सुनते ही अनिका अपना होश संभालती है और जाकर आईने के आगे खड़ी हो जाती है। फिर अपने कपड़ों और बालों को ठीक करने लगती है। रोहित भी पीछे हटते हुए लंबी गहरी सांस लेता है और खुद को शांत करने के लिए सोफे पर बैठते हुए पानी पीने लगता है। अंदर से अनिका और रोहित में से किसी की भी आवाज़ नहीं आने पर वह दोनों लौट जाने के बारे में सोचते हैं। इस बार रोहित और अनिका को दोबारा आवाज़ सुनाई देती है। अलेक्जेंडर कहता है, मोम डैड, हमें कुछ काम याद आ गया है, हम थोड़ी देर बाद आते हैं। तभी अनिका दरवाज़ा खोल देती है। दोनों बच्चे लटके हुए चेहरे लेकर अंदर आ जाते हैं। अनिका दरवाजे को पकड़कर वहीं खड़ी रहते हुए दोनों भाइयों को अंदर की तरफ जाते हुए देखती है। फिर मन ही मन सोचती है, क्या उदासी का कोई सीजन चल रहा है? इन सब का एक तरफ से एक ही जैसा हाल है। दोनों अंदर जाकर चुपचाप रोहित मारवा के पास सोफे पर ही बैठ जाते हैं। दोनों में से एक भी कुछ नहीं बोलता। दोनों बच्चों की ऐसी हालत देखकर रोहित और अनिका पहले एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर दोबारा से बच्चों की तरफ देखने लगते हैं। दोनों भाइयों के चेहरे लटके हुए थे, निगाहें फर्श की तरफ। रोहित अपनी आंखों से अनिका और बच्चों से उदासी का कारण पूछने के लिए इशारा करता है। अनिका अपनी पलकें झपकाकर हाँ में जवाब देती है। अनिका एक बिन बैग उठाकर बच्चों के सामने खड़ी हो जाती है और उस पर बैठ जाती है। फिर दोनों बच्चों की ओर देखते हुए पूछती है, क्या तुम दोनों दुखी हो? अलेक्जेंडर कहता है, हाँ, हम थोड़े से परेशान हैं। तभी आर्यन आगे कहता है, और उससे भी ज़्यादा हम थके हुए हैं। अनिका हैरानी से कहती है, थके हुए क्यों? ऐसा क्या किया जो इतना थक गए हो कि तुम्हारे चेहरे बिल्कुल उतर गए हैं? अलेक्जेंडर जवाब देता है, वह पूरा दिन ना तो खुद चैन से बैठती है और ना ही हमें बैठने देती है। आर्यन आगे कहता है, हमारे पास पहले ही अपनी ही बहुत सारे काम हैं, अब हमें उसके हर काम में साझेदारी करनी पड़ती है। अलेक्जेंडर बात को स्पष्ट करते हुए कहता है, उसकी मदद करना हमारे लिए तकलीफ की बात नहीं है। वह हमारी छोटी बहन है, उसकी मदद करना हमें अच्छा लगता है, लेकिन उसकी कोई सीमा तो होनी ही चाहिए। तभी आर्यन आगे कहता है, और सीमा इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हमारी कैपेसिटी की लिमिट है। उसके आगे हमारा दिमाग और शरीर दोनों ही हमारा साथ छोड़ देते हैं। इसके बाद हम हमारे रोज़ के कामों को पूरा नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमें दिक्कत उठानी पड़ती है। अलेक्जेंडर कहता है, हमें अच्छा लग रहा है कि वह बाकी सभी लोगों की तरह अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखने और समझने की कोशिश कर रही है। हम भी हमेशा यही चाहते थे, लेकिन आप नहीं जानती कि उसे किस किस तरह के शौक चढ़ रहे हैं। आर्यन कहता है, हम उसकी शिकायत नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उसे संभाल नहीं पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप किसी तरह हमारी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन निकालें। अलेक्जेंडर कहता है,
या फिर आप हमें कोई ऐसा आइडिया दें जिससे हम खुद हमारी समस्या से जूझ सकें। आकाश गुलेरिया की जान तो अनिका ने बचा ली थी, लेकिन अभी भी उसका शरीर इतना कमजोर था कि वह बात करने में समर्थ नहीं था। एक वाक्य बोल लेने के बाद उसे ऐसा लगता था जैसे कि वह बहुत थक गया है। उसका ना ही कोई बात सुनने का मन करता था और ना ही कुछ कहने का। उसे बैठने के लिए भी किसी की मदद की जरूरत पड़ती थी। ज़्यादा देर तक बैठ पाना भी उसके लिए संभव नहीं था। शुरुआत के कुछ दिनों तक डॉक्टर ने आकाश को खाने पीने के नाम पर सिर्फ लिक्विड चीज़ें लेने के लिए कहा था। श्रेया अपने कमरे में थी, तभी उसे आकाश का चेहरा देख लेने की तेज इच्छा होती है। वह मन ही मन सोचती है कि इस वक्त आकाश इतना कमज़ोर है कि उसे अकेले मिलने में कोई हर्ज नहीं। चाहे दिन हो या रात, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यह सोचकर वह धीरे से सहारा लेते हुए अपने अपने बेड से नीचे उतर जाती है और उसके बाद अपने पास लेटी हुई पिंकी के सिर पर हाथ फेरकर उसे कंबल उड़ा देती है। फिर बिना आहट के धीरे से अपने कमरे से बाहर निकलकर आकाश के कमरे की ओर बढ़ जाती है। आकाश इस वक्त गुलेरिया परिवार के टॉप फ्लोर पर बने हुए मेडिकल रूम में था। श्रेया लिफ्ट लेती है और कुछ ही पलों में टॉप फ्लोर पर पहुंच जाती है। आकाश के कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उसे ख्याल आता है कि कहीं आकाश सो गया होगा तो आवाज़ से उसकी नींद खराब हो सकती है। इसीलिए वह बड़ी ही सावधानी से धीरे से दरवाज़ा खोलती है। जब अंदर देखती है तो कमरे में हल्की रोशनी थी। सभी बड़ी लाइट्स को बंद कर दिया गया था। इस वक्त नर्स भी कमरे में मौजूद नहीं थी। वह रेस्ट करने के लिए अपने कमरे में जा चुकी थी। आकाश बेड पर आंखें बंद करके सोया हुआ था। श्रेया धीरे धीरे आकाश के करीब पहुंच जाती है, फिर उसके चेहरे को निहारने लगती है। आकाश का कमजोर चेहरा श्रेया के मन में वेदना का भाव भर देता है और अनजाने में ही उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि आकाश जिंदा है और उसके पास है। इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। यह सोचते ही श्रेया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह अपने आंसू पोंछ लेती है। आकाश को इस बात का एहसास हो जाता है कि उसके बहुत नज़दीक कोई खड़ा है। उसे यह समझने में जरा भी देर नहीं लगती कि हो ना हो वह श्रेया ही है। आकाश को कमजोरी की वजह से अपनी आंखें खोलना भी भारी महसूस हो रहा था। वह श्रेया को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करने की कोशिश करता है। तभी श्रेया मुड़कर वापस चल पड़ती है, लेकिन आकाश किसी तरह अपना हाथ बढ़ाकर श्रेया की हथेली अपनी उंगलियों से पकड़ लेता है। श्रेया अपनी जगह पर ही रुक जाती है। मारवा हाउस में अनिका, रोहित का बेडरूम। जब दोनों भाइयों ने बोलना शुरू किया था तब रोहित और अनिका दोनों के चेहरे अपने बच्चों की लटकी हुई शक्ल देखकर तनावग्रस्त थे। लेकिन अब उनकी सारी बातें सुनने के बाद दोनों को ही अंदर हंसी आ रही थी। पर वह अच्छी तरह जानते थे कि इस वक्त हंसना उन दोनों के कोमल मन को ठेस पहुंचा सकता था। बाकी सभी बच्चों की तरह उनके लिए उनकी समस्या ही दुनिया की सबसे बड़ी समस्या थी। वह दोनों बड़ी ही उम्मीद लेकर अपने मोम डैड के पास आए थे। इस समय रोहित और अनिका की हंसी उन दोनों को अपना मजाक उड़ाने जैसी लगती। यह सच था कि इस वक्त रोहित और अनिका को हंसी आ रही थी, लेकिन फिर भी वह दोनों अंदर ही अंदर अपने बच्चों की समस्या को लेकर सीरियस थे। अनिका बारी बारी अपनी दोनों बेटों की सिर को हाथ फेरती है। उसके बाद उन दोनों के गालों पर एक साथ हाथ रखते हुए कहती है, क्या तुम मुझे थोड़ा डिटेल में बताओगे कि वह ऐसा क्या क्या कर रही है ताकि मैं तुम दोनों की मदद कर सकूं। अनिका की बात सुनकर दोनों भाई एक दूसरे की सूरतें देखने लगते हैं। उसके बाद आंखों ही आंखों में तय कर लेते हैं कि हमें अपनी सारी समस्या बता देनी चाहिए। लेकिन तभी उन दोनों को रोहित का ख्याल आता है और वह दोनों एक साथ रोहित की तरफ देखने लगते हैं। अनिका उनके मन के डर को भांप लेती है, इसीलिए उन दोनों की रोहित की ओर घूमी हुई गर्दन को अपनी ओर सीधा करने के लिए अपने दोनों हाथों से उनके चेहरे को खुद की तरफ घुमा लेती है। फिर कहती है, घबराओ मत, डैडी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तुम्हें जो भी कहना है तुम बिना किसी झिझक के कहो। तभी अलेक्जेंडर कहता है, आपको पता है उसने क्या किया। इतना जोर डालते हुए अलेक्जेंडर ने यह बात कही थी कि अनिका और रोहित दोनों उसकी ओर देखने लगते हैं। गुलेरिया हाउस में आकाश के मेडिकल रूम में जब उसे लगता है कि आकाश सोया नहीं है तो वह वहीं रखी हुई चेयर पर बैठ जाती है। फिर अपना हाथ बढ़ाकर साइड टेबल लैंप को जला देती है। फिर आकाश का हाथ अपने हाथों में ले लेती है और मुस्कुराते हुए आकाश के चेहरे को देखने लगती है। आकाश बहुत कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था। उस माहौल की खामोशी को देखकर श्रेया कहती है, देखो तुम्हारे पास ठीक होने के लिए सिर्फ 2 महीने हैं। तुम्हें अपने नन्हे मेहमान को अपनी गोद में खिलाने के लिए ठीक होना पड़ेगा।
ठीक होने के लिए वक्त पर खाना पीना, दवाई लेना और सोना सभी जरूरी है। अब तक तुम्हें किसी ने नहीं बताया हो तो मैं बता देती हूँ कि अब तक तुम कई महीने बिस्तर पर बिता चुके हो। फिर अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहती है, तुम्हारी नन्ही निशानी ने तुम्हारे जाने के बाद अपनी मम्मा के पेट में बहुत दिक्कतें उठाई हैं। अब इसके बाहर आने के बाद उन सब की कसर तुम्हें पूरी करनी होगी। आकाश कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन बोल नहीं पाता। श्रेया समझ जाती है कि वह कुछ कहना चाहता है। श्रेया अपना एक हाथ आकाश के माथे पर रखते हुए उसके सिर की ओर ले जाती है और कहती है, हाँ मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे बहुत सारी बातें करनी हैं, पर इसके लिए भी तुम्हें ठीक होना होगा। मैं कहीं भाग नहीं रही हूँ। जब ठीक हो जाओगे तब जितनी चाहे उतनी बातें करना, लेकिन फिलहाल एकदम चुप रहो। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें यहाँ बिस्तर पर लेटे लेटे बोर महसूस होता है। चलो तुम्हारी बोरियत को दूर करने के लिए मैं ही कुछ बात करती हूँ और तुम आराम से सुनो। श्रेया हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, तुम्हें हमें छोड़कर जाने से एक दिन पहले मुझसे कहा था कि तुम्हें रोहित मारवा पर शक है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा शक बिल्कुल बेबुनियाद था। उसने ना सिर्फ तुम्हारी कंपनी को डूबने से बचाया, बल्कि सीधे तौर पर उसकी बागडोर संभालने से भी साफ इनकार कर दिया। अब तुम अपने दोस्त की तरफ से अपना मन एकदम साफ कर सकते हो। मुझे सोचकर भी कितना अच्छा लग रहा है कि हम दोनों सहेलियों और तुम दोनों दोस्त फिर से एक साथ पहले की ही तरह खूब मस्ती कर सकेंगे। चाहे आकाश बातें ना भी कर पा रहा हो, लेकिन उसके आसपास जो कुछ भी हो रहा था उसे वह अच्छी तरह देख समझ सकता था। वह इस बात को अच्छी तरह समझ गया था कि उसके जिंदा होने में अनिका और रोहित मारवा दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वह अंदर ही अंदर खुद पर बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था कि उसने रोहित और अनिका के साथ जो भी करने की कोशिश की, उसके बदले में उन दोनों ने उसे जिंदगी दी। वह मन ही मन उस दिन को कोस रहा था जिस दिन उसने उन दोनों के खिलाफ होने की ठानी थी। पश्चाताप हर गुनाह को धोने की ताकत रखता है, लेकिन अब देखना यह था कि आकाश के गुनाह धुल पाएंगे। क्या वह अपने किए हर जाना अदा कर पाएगा? रोहित और अनिका ने उसके लिए जो कुछ भी किया था, उसके बदले में उन दोनों का मुरीद हो जाना तो बनता ही था। अगर ऐसा कुछ था जो आकाश समझ नहीं पा रहा था, तो वही कि उसकी जान लेने की कोशिश किसने की। क्या वह सच में कोई एक्सीडेंट था? और अगर वह एक्सीडेंट था तो इतने समय तक उसे अनिका और रोहित ने छुपाकर क्यों रखा? क्या वह दोनों उसकी सच्चाई जान चुके थे? अगर सच्चाई जान चुके थे तो उसे अब तक जिंदा क्यों रखा? इसके बाद श्रेया सोचती है, इस वक्त आकाश को ज़्यादा देर तक जागना ठीक नहीं होगा, इसीलिए मुझे वापस अपने कमरे में जाना चाहिए। श्रेया को इच्छा होती है कि वह आकाश के माथे पर चूम कर उसे गुड नाइट कहकर वहाँ से जाए, ताकि आकाश को अच्छा और अपनापन महसूस हो। लेकिन तभी ना जाने ऐसा क्या था जो उसे अंदर से ऐसा करने से रोक लेता है। इसके बाद वह आकाश से कहती है, अब तुम्हें आराम करना चाहिए, मैं सुबह मिलने आऊँगी। वह आकाश को गुड नाइट आकाश कहती है और फिर बड़ा ही संभलकर आकाश के बेड का सहारा लेते हुए कुर्सी से खड़ी हो जाती है। फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। श्रेया आकाश के करीब जाने से खुद को रोक लेने के लिए खुद को गिल्टी महसूस करती है। फिर वह खुद को ही सही सिद्ध करने के लिए अपने आप को ही कारण देना शुरू कर देती है। श्रेया खुद को कहती है, मेरे बड़े पेट की वजह से इस वक्त मेरे लिए झुकना मुश्किल है। फिर खुद को सही बताने के लिए दूसरा कारण देती है, मुझे जब तक आकाश ठीक नहीं हो जाता उसे दूर रहने के लिए कहा गया है। तभी उसे अंदर से आवाज़ आती है, आज आकाश का स्पर्श अनजाना सा महसूस क्यों हो रहा था? तो वह खुद से कहती है, आकाश को एक बार खो देने की वजह से शायद मैं कुछ ज़्यादा ही डर गई हूँ, इसीलिए मेरे मन में अजीबोगरीब ख्याल आ रहे हैं। फिर खुद के मन को शांत करने के लिए पूरे जोर तरीके से कहती है, वह भी कमज़ोर है, जिसकी वजह से तुम्हारा हाथ ठीक से पकड़ भी नहीं पा रहा था, इसीलिए श्रेया तुम्हें ऐसा लग रहा है। मारवा हाउस में अनिका रोहित का बेडरूम। अलेक्जेंडर अपनी बात को पूरा करते हुए कहता है, उसने अपनी फेवरेट ऑनलाइन गेम खेलना एकदम बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, सनी चाचू और ओमकार मामू ने उसे अपने ऑनलाइन गेम के बिजनेस में पार्टनरशिप ऑफर की। उसने इसके लिए भी मना कर दिया। यहाँ तक कि उन दोनों ने कहा कि उन्हें सिर्फ रिया की सलाह चाहिए। लेकिन पता है वह क्या कहती है? अनिका ने पूछने से पहले ही वह स्वयं ही अपनी बात को आगे बढ़ाकर पूरा करता है। वह कहती है, उसके पास बर्बाद करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं।
यानी कि गेम खेलना समय बर्बाद करना है। तभी आर्यन कहता है, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन मोम आपको पता है कि वह क्या ढूंढ रही है? अनिका अपनी गर्दन ना में हिला देती है। तभी आर्यन कहता है, वह एक फूल के बारे में जानकारी ढूंढ रही है जिसके जूस के इस्तेमाल से उसकी याददाश्त बिल्कुल ठीक हो गई थी, लेकिन आप पर उसका कोई असर नहीं हुआ था। अब वह जानना चाहती है कि उस फूल का असर आप पर क्यों नहीं हुआ। अलेक्जेंडर कहता है, वह हर हाल में आपकी याददाश्त वापस लाना चाहती है ताकि वह खुद को एक जिम्मेदार बेटी साबित कर सके। तभी आर्यन कहता है, यह सब भी छोड़िए, हमें असल डर इस बात का है कि इतना कहकर वह चुप हो जाता है और तिरछी निगाहों से रोहित की तरफ देखने लगता है। अनिका फिर कहती है, आगे बोलो। आर्यन तभी अलेक्जेंडर की बात को पूरी करते हुए कहता है, हमें डर है कि कहीं उसे कोई सदमा तो नहीं लग गया जिसकी वजह से वह इतना वियर्ड बिहेव कर रही है। तभी आर्यन आगे कहता है, अगर यह सब चेंज उसमें नेचुरल है तब हमारे लिए चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन यह तय करने के लिए आप दोनों को उससे मिलना होगा। पर अलेक्जेंडर कहता है, उससे इस बारे में सीधे सीधे कोई बात मत कीजिएगा, नहीं तो उसे लगेगा कि हमने उसकी शिकायत की है। आर्यन कहता है, इनफैक्ट वह हमसे कहेगी कि हम उसे पागल समझ रहे हैं, फिर वह हम दोनों से नाराज हो जाएगी। अलेक्जेंडर आगे कहता है, इतना ही नहीं, वह खूब रोएगी भी और हम उसका दिल नहीं दुखा सकते। आखिर हमारी एक ही बहन है, वह भी छोटी। तभी रोहित अपनी जगह से खड़ा होता है और दोनों भाइयों के सामने की तरफ आकर खड़ा हो जाता है। रोहित को इस तरह अपने सामने देखकर दोनों भाई चुपचाप अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। उन दोनों के चेहरों पर डर दिखाई देने लगता है। अनिका भी अपनी जगह से उठकर खड़ी हो जाती है। रोहित अपनी दोनों हाथ आगे बढ़ाता है और दोनों बेटों को अपने गले से लगा लेता है। रोहित उन दोनों से कहता है, आई एम प्राउड ऑफ यू। रोहित के शब्द सुनकर दोनों भाइयों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और फिर दोनों बच्चे रोहित की कमर से चिपक जाते हैं। फिर रोहित उन्हें खुद से अलग करते हुए उनके कंधों पर हाथ रख लेता है और कहता है, तुम दोनों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम दोनों तुम्हारे मोम और डैड कल ही तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। दोनों बच्चे मुस्कुराते हुए अपने अपने सिर हिला देते हैं। फिर रोहित उन दोनों से पूछता है, क्या तुम लोगों ने खाना खा लिया? दोनों बच्चे बिना कुछ बोले अपनी गर्दन ना में हिला देते हैं। रोहित को यह जानकर हैरानी होती है क्योंकि अब तक बच्चों को खाना खा लेना चाहिए था। तभी वह समझ जाता है कि इसकी वजह भी रिया ही होगी। फिर वह उन दोनों से पूछता है, इस वक्त रिया क्या कर रही है? आर्यन कहता है, वह एक साथ कई लैंग्वेज की किताबें लेकर बैठी है, उसे सारी भाषाएं एक साथ सीखनी है। दोनों बच्चों की बातें सुनकर रोहित दंग रह जाता है और फिर अनिका की तरफ देखने लगता है। अनिका ना कोई एक्सप्रेशन देती है और ना ही कुछ कहती है। तभी रोहित बच्चों से कहता है, जाओ जाकर रिया से कहो कि डैडी ने डाइनिंग टेबल पर बुलाया है। फिर मुस्कुराकर आगे कहता है, हम सभी साथ बैठकर डिनर करेंगे। आर्यन और अलेक्जेंडर राहत की सांस लेते हैं कि अब उनकी समस्या का कोई समाधान निकल आएगा। फिर वह दोनों खुशी खुशी वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह मारवा हाउस। अनिका रोहित का बेडरूम दरवाजे की हल्की आवाज़ से अनिका की नींद खुल जाती है। जब वह बिस्तर पर देखती है तो रोहित वहां नहीं था। रोहित अपनी नियमित एक्सरसाइज के लिए कमरे से बाहर निकल गया था और इसी आवाज़ से अनिका जाग गई थी। अनिका मन ही मन सोचती है, मुझे रोहित से आकाश के बारे में बात करनी ही होगी। इससे पहले कि रोहित कोई एक्शन ले, मुझे उसे पूरा सच बताना ही होगा। फिर अपने बिस्तर से नीचे उतरते हुए खुद से ही कहती है, चाहे जो भी हो जाए, मुझे अपने भाई आकाश को हर हाल में बचाना ही होगा। उसके लिए सबने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, वह यूं ही जाया नहीं हो सकती। तभी अगले ही पल उसके मन में ख्याल आता है, कई दिन बीत चुके हैं। उधर विक्की अलमारी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। फिर उसे खोलकर उसमें से कपड़ों का एक पेयर निकालता है और उसे ले जाकर शीशे के सामने खड़ा हो जाता है। उन कपड़ों को अपने शरीर पर लगाकर शीशे में देखता है। अच्छी तरह देख लेने के बाद कहता है, नहीं यह नहीं। फिर दोबारा से अलमारी की तरफ जाता है और फिर से एक दूसरा जोड़ा उसमें से बाहर निकाल लेता है। वह जोड़े की तरफ देखते हुए खुद से कहता है, यह तुम पर ज़रूर अच्छा लगेगा क्योंकि सब कहते हैं विक्की वाइट में बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद उसे लेता है और फिर से शीशे के सामने खड़ा हो जाता है। उसके बाद कभी दाएं घूमता है तो कभी बाएं जाता है। घूम घूम कर खुद को चारों तरफ से देखने लगता है और अंत में शीशे में मौजूद अपने ही अक्स को घूरने लगता है। इसमें भी कुछ कमी लग रही है। फिर शीशे में दिखाई दे रहे खुद की ओर उंगली करते हुए कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास कपड़ों की कोई कमी नहीं।
कुछ दूसरा ट्राई करते हैं। इसके बाद वह दोबारा से अपनी अलमारी की ओर जाता है और उसमें से इस बार वह ब्लू की शेड का एक जोड़ा बाहर निकाल लेता है। फिर कहता है, दिस इज परफेक्ट। बिना देरी किए फटाफट उसे पहनकर दोबारा से मिरर के आगे जाकर खड़ा हो जाता है और खुद को देखते हुए कहता है, विक्की क्या तुम किसी पार्टी में जा रहे हो? नहीं ना, तो फिर यह क्या पहन लिया है? चलो इसे उतारो। इसी तरह वह एक के बाद एक कपड़ों के जोड़े निकालता जाता है और उन्हें खुद पर ट्राई करता है। हर बार घूम घूम कर हर तरफ से शीशे में खुद को देखता है और उसके बाद नहीं, यह नहीं कहकर उसे बेड पर फेंक देता है। इस तरह करते करते विक्की को अपने में ही 1.5 घंटा बीत चुका था। उसने अपना पूरा बेड कपड़ों से भर दिया था और अलमारी पूरी तरह खाली कर दी थी, लेकिन इसके बाद भी वह आज पहनने के लिए अपने कपड़े फाइनल नहीं कर पा रहा था। उसके सामने जितने भी कपड़े पड़े हुए थे उनमें से काफ़ी सारे ऐसे थे जिन्हें उसने पहले ही किसी न किसी अवसर पर पहना हुआ था और उस ड्रेस में अपने लुक के लिए काफ़ी तारीफें भी बटोर चुका था, लेकिन आज उनमें से कोई भी कपड़ा उसके मन को भा नहीं रहा था। इस वक्त उसके सामने एक से बढ़कर एक महंगे और डिजाइनर पीस पड़े हुए थे, लेकिन उसे सभी कौड़ी के भाव मालूम हो रहे थे। फिर वह बेड के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उसके सामने बिखरे हुए सभी कपड़ों को कुछ देर तक यूं ही देखता रहता है। फिर थोड़ी देर बाद खुद से ही पूछता है, क्या मेरे पास कोई भी अच्छा पीस नहीं? तभी उसके मन में ख्याल आता है, यही वह कपड़े हैं जिन्हें पहनकर विक्की ड्रेसिंग लगता था। फिर खुद से पूछता है, और आज तुझे इसमें से कोई कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा? बहुत खूब। फिर खुद को समझाते हुए कहता है, तुम कपड़ों में नहीं, कपड़े तुम पर अच्छे लगते हैं। इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी उठाकर पहन लो, तुम उसमें ही बेहद बेस्ट लगोगे। कुछ देर किसी सोच में खोए रहने के बाद वह खुद से ही पूछते हुए कहता है, क्या मैं आशिक मिजाज हो गया हूँ? मेरी आंखों के सामने फैले हुए सारे कपड़े मेरी अपनी ही पसंद के हैं और इसके बावजूद इस वक्त मुझे इनमें से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। वाह क्या बात है विक्की, तुम काफ़ी प्रगति पर हो। ऐसा कहकर वह अपनी आंखें बंद करता है और उनमें से कोई भी एक पेयर उठा लेता है। फिर आंखें खोलकर कपड़ों के उस जोड़े से कहता है, आज तुम्हारी बारी है और याद रखना कि तुम्हें मुझ पर अच्छा दिखना है। प्रास हाउस एक बड़ी हवेली थी जिसकी बनावट प्राचीन भारतीय संस्कृति पर आधारित थी। उसके हर हिस्से से राजा महाराजाओं के महल जैसी छवि उभरती हुई दिखाई देती थी। इस हवेली के चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी। इसमें अलग अलग तरह के फलों और फूलों के पेड़ मौजूद थे। साथ ही और आर्टिफिशियल कैनाल नहर को भी डिजाइन किया गया था। इसी वजह से अलग अलग तरह के पक्षियों और अन्य छोटे जीवों को आसानी से हवेली के आसपास देखा जा सकता था। उन सभी जगहों के मुकाबले मुख्य हवेली की चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा थी। भारत और विश्व के अलग अलग हिस्सों से इकट्ठे किए गए एंटीक पीस इसमें सजावट के लिए रखे गए थे। इसमें रखा गया फर्नीचर मॉडर्न और एंशिटाइट था। दूसरी ओर मुक्ता पारासर, जिसके हेयर उसके कंधे पर बाईं ओर फैले हुए थे, शॉर्ट टॉप के साथ मिनी स्कर्ट में वह काफ़ी स्टाइलिश दिखाई दे रही थी। अपने बाईं ओर के आर्म रट पर उसके हाथ की कोनी रखी हुई थी। ठीक इसी हाथ में उसने अपना लैपटॉप पकड़ा हुआ था और लगातार अपने दाएं हाथ से उसमें कुछ काम करती हुई नजर आ रही थी। ठीक इसी वक्त उसका सिक्योरिटी गार्ड सीढ़ियां चढ़ते हुए हवेली में प्रवेश करता है और उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। मुक्ता बिना उसकी तरफ देखे हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, आओ विराट चाचा, ऐसा भी क्या मुश्किल काम दे दिया मैंने आपको, जिसे पूरा करने के लिए आपको इतना वक्त लग गया है। आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि बड़ी से बड़ी हस्ती के बारे में जानकारी निकालने में आपको इतना वक्त लगाया हो। इसके बाद आपने टैब की स्क्रीन पर लास्ट टैप करते हुए वह उसे एक तरफ रख देती है और अपना चेहरा उठाकर विराट की तरफ देखते हुए कहने लगती है, आओ विराट चाचा, ऐसा भी क्या मुश्किल काम दे दिया मैंने आपको, जिसे पूरा करने के लिए आपको इतना वक्त लग गया है। आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि बड़ी से बड़ी हस्ती के बारे में जानकारी निकालने के लिए आपको इतना वक्त लग गया हो। इसके बाद अपने टैब की स्क्रीन पर लास्ट टैप करते हुए वह उसे एक तरफ रख देती है और अपना चेहरा उठाकर विराट की तरफ देखने लगती है। विराट 42 से 45 वर्ष की उम्र का लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा व्यक्ति था। वह मुक्ता पारासर की सिक्योरिटी तब से कर रहा था जब वह 6 वर्ष की थी। उसे विशेष मुक्ता पारासर की सिक्योरिटी के लिए ही नियुक्त किया गया था। तब से लेकर आज तक वह साईं की तरह हमेशा मुक्ता के साथ रहता था। सिक्योरिटी गार्ड होने के बाद भी
उसके मन में मुक्ता को लेकर अपनी सगी बेटी जैसे भाव थे। जब विराट ने यह नौकरी ज्वाइन की थी तब वह मुक्ता को मैडम जी कहकर बुलाता था। उस समय मुक्ता बहुत छोटी थी, इसीलिए उसे मैडम जी सुनना अच्छा नहीं लगता था। इसी वजह से बचपन में मुक्ता ने विराट से कहा, मुझे सभी बेटी कहकर बुलाते हैं, आप भी मुझे बेटी कहकर बुलाया करें। मैडम जी बहुत ओल्ड साउंड करता है। तब से लेकर अब तक वह हमेशा उसे बेटी ही कहकर बुलाया करता है। मुक्ता अपने पिता की अकेली संतान थी। बहुत कम उम्र में ही उसने अपनी माँ को खो दिया था। इसके अलावा वह अपने घर की अकेली बेटी थी। उसकी बात सही हो या गलत, सब उसे खुश रखने के लिए उसकी हाँ में हाँ मिलाया करते थे। वह चाचा ताऊ और उनके बच्चों के साथ भरे पूरे परिवार में पली बड़ी थी। उससे छोटे 2 चचेरे भाई और उससे बड़े 2 भाई थे, लेकिन वह अपने इस परिवार में छोटे से लेकर बड़े तक सभी की आंखों का तारा थी। मुक्ता सकल सूरत से जितनी आकर्षक थी, उतना ही मीठा उसका स्वभाव था और इससे भी बड़ा था उसका दिल। ऊपर से दिखने में मॉडर्न और अंदर से संस्कारों से सजी हुई वह जिंदा दिली का जीता जागता नमूना थी। मुक्ता की विचारधारा थी, हमारी सूरत से ज़्यादा सीरत संवरती हुई होनी चाहिए, लेकिन सवारी हुई सीरत तब दिखाई देती है जब कोई आपकी तरफ देखे, और आपकी तरफ कोई तब देखता है जब आपकी सूरत अच्छी हो। इसीलिए सूरत और सीरत का कॉम्बिनेशन मिक्स जरूरी है। सीरत हम खुद संवार सकते हैं, लेकिन सूरत ऊपर वाला देता है। अगर सूरत अच्छी ना हो तो हमें बनाने वाले से झगड़ा नहीं करना चाहिए, उसे अच्छा बनाया जा सकता है, क्योंकि मॉडर्न जमाना है। कुल मिलाकर वह एक ऐसी लड़की थी जिसे प्रॉब्लम्स के साथ चिपकर रोते रहना पसंद नहीं था। प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकाल लेना और जिंदगी में आगे बढ़ जाना, यह उसकी खूबी थी। वह इस बात को अच्छी तरह समझती थी कि किसी को अपने दिल में जगह देकर उसी की खुशी के लिए उसे छोड़कर आगे बढ़ जाना एक आसान काम नहीं है। सनी की यही वह विशेष बात थी जिसकी वजह से वह सनी से प्रभावित हुई थी। विराट कहता है, बेटी जी, आपने ऐसे परिवार के व्यक्ति के बारे में जानकारी इकट्ठे करने के लिए कहा था जो परिवार बड़ी बड़ी हस्तियों की डिटेल्स बना और बिगाड़ सकता है। उनकी ठीक ठाक जानकारी इकट्ठी करना किसी आम बड़ी हस्ती की सूचनाएं निकालना जितना आसान नहीं था, इसीलिए इतना वक्त लग गया। लेकिन अब मेरे पास वह सारी जानकारियां हैं जिसकी बात आपके मन में कोई सवाल बाकी नहीं बचेगा। मुक्ता अपनी हथेली पर अपनी ठोड़ी रखते हुए विराट की तरफ देखने लगती है और इंतजार करती है कि विराट सनी मारवा का बारे में बताना शुरू करे। विराट कहता है, यह वही मारवा परिवार है जिसका नाम देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन में लिया जाता है। सनी मारवा द बिजनेस टाइकून रोहित मारवा का चचेरा भाई है, लेकिन काफ़ी कम उम्र से ही सनी मारवा रोहित मारवा के ही साथ रहता है। हाल ही में किसी एक्सीडेंट की वजह से सनी के कई महीने अस्पताल में रहा है। जो लड़की उस दिन होटल हेवन में उनके साथ थी वह डॉक्टर प्रीति है, जिसने सनी मारवा के ऑपरेशन को अंजाम दिया है। सनी के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन डॉक्टर प्रीति ने उसे बचा लिया। खबर यह मिली है कि उसी चोट की वजह से दिमाग में किसी इन्फेक्शन की वजह से सनी मारवा पिछले 5 साल पूरी तरह भूल चुका है। यह सुनकर मुक्ता के मन में सनी के लिए सहानुभूति पैदा हो जाती है, लेकिन तभी मुक्ता विराट को बीच में रोकते हुए प्रीति के बारे में पूछती है। उस लड़की की आवाज़ से उसकी उम्र ज़्यादा नहीं लग रही थी। क्या वह कुछ ज़्यादा ही काबिल है? विराट कहीं ना कहीं इस बात को समझ गया था कि मुक्ता को सनी मारवा अच्छा लगने लगा है और इसी वजह से उसकी इतनी छानबीन कर रही है। इसलिए उसने जवाब देते हुए कहा, वह लड़की डॉक्टर प्रीति विश्व की फेमस न्यूरो सर्जन की स्टूडेंट रही है। इतनी काबिलियत होना बनता ही है। बेटी जी, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि रोहित मारवा की पत्नी अनिका गुलेरिया ही वह फेमस न्यूरो सर्जन है। लेकिन कुछ दबी दबी सी खबर है कि रोहित मारवा की पत्नी भी किसी दुर्घटना में अपनी याददाश्त पूरी तरह से खो चुकी है। डॉक्टर प्रीति रोहित मारवा की पत्नी की मुंह बोली बहन है। इतना ही नहीं, अनिका गुलेरिया की कजन ओमकार गुलेरिया और डॉक्टर प्रीति रिलेशनशिप में है, लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। सनी मारवा और ओमकार बचपन के दोस्त हैं और साथ में ही बेस्ट फ्रेंड भी। मुक्ता पूछती है, और प्रोफेशन? विराट कहता है, सनी मारवा के पिछले 5 सालों की जानकारी किसी के पास नहीं। केवल इतना ही पता लगाया जा सकता है कि पिछले 5 सालों से वह मारवा परिवार के मनाली के होटल बिजनेस को संभाल रहा था, लेकिन अब वह अपने पुराने शौक को ही अपना प्रोफेशन बनाना चाहता है। मतलब फिलहाल सनी मारवा और ओमकार गुलेरिया
दोनों दोस्त मिलकर सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन गेम्स को ही अपनी फ्यूचर प्रोफेशन की तरह देख रहे हैं। मुक्ता अपनी जगह से खड़े होकर अपने दोनों हाथों की हथेलियों को ताली की आवाज़ करते हुए आपस में बांध लेती है। फिर अपने सिर को हिलाकर कहती है, मतलब ज़िंदगी में लिमिटेड काम और बाकी समय आराम अच्छा ही है। अपने परिवार को पूरा वक्त दिया जा सकता है। इसके बाद वह, चाचा जी आपके लिए न्यूज़ है, कहते हुए वहाँ से उठकर चली जाती है। श्वेता बहुत तेज़ी से अपने कमरे से बाहर निकलती है और उतनी ही जल्दी में सीढ़ियों से उतरते हुए डाइनिंग हॉल में पहुंच जाती है। अपने पर्स को अपने कंधे से उतारते बिना ही डाइनिंग टेबल से सैंडविच उठाती है और खड़े खड़े ही खाना शुरू कर देती है। तभी अंजलि कहती है, कम से कम ब्रेकफास्ट तो आराम से बैठकर करो, गले में फंस जाएगा। फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर बैठने का इशारा करते हुए कहती है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए गिलास में जूस डाल देती हूँ। श्वेता मुंह में सैंडविच होने के कारण कुछ बोल नहीं पाती, बस हाथ हिलाकर इशारा करती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे देर हो रही है। अंजलि कहती है, ऐसी भी क्या जल्दी है जो तुम हवा पर सवार हो? कौन सा तुम्हें नौकरी पर जाना है? तुम्हारा अपना घर का बिजनेस है। श्वेता किसी तरह अपने मुंह के अंदर रखे हुए सैंडविच को चबाती है और फिर हल्का सा मुंह ऊपर उठाकर किसी तरह एक शब्द कहती है, लक्ष्य। खाने की जल्दी में इसके आगे वह कुछ नहीं बोलती और अपना एक हाथ दरवाजे की तरफ करते हुए इशारा कर देती है। अंजलि अपने हाथ में पकड़ा हुआ जग और गिलास दोनों ही वापस डाइनिंग टेबल पर रख देती है। फिर श्वेता की बात को पूरा करते हुए कहती है, क्या लक्ष्य बाहर है? श्वेता अपनी गर्दन हिला देती है। हाँ। अंजलि कहती है, मैं उसे अंदर बुला लाती हूँ। जैसे ही अंजलि एक कदम आगे बढ़ाती है, श्वेता उसका हाथ पकड़ लेती है और अपना खाना जारी रखते हुए नहीं में गर्दन हिला देती है, जिसका मतलब था कि अंजलि उसे अंदर लाने के लिए बाहर ना जाए। इसके बाद श्वेता अपनी जगह से खड़े होकर बाहर निकल जाती है। अंजलि अपनी जगह पर खड़ी होकर बस देखती ही रह जाती है। तभी पीछे से किशन मल्होत्रा वहां आ पहुंचता है। अंजलि को इस तरह खड़े देखकर वह कहता है, क्या हुआ सरकार, किसे आंखों से ही गिराने का विचार बनाया है? ऐसा कहते हुए वह चेयर पर बैठ जाता है। उसकी आवाज़ सुनकर अंजलि अपनी सोच से बाहर आती है और किशन की नखरे दिखाते हुए कहती है, मजाक करना बंद कीजिए। फिर दरवाजे की ओर हाथ करते हुए कहती है, मैं यह समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिर श्वेता के दिमाग में कौन सा खुराफात चल रहा है। फिर एक पल चुप रहती है और दोबारा से बोलना शुरू करती है, इन दोनों बहनों के बीच कोई ना कोई बात तो जरूर हुई है, लेकिन श्वेता कुछ बता नहीं रही। किशन अंजलि की चिंता देखकर उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, अगर उन दोनों ने चुप रहना तय किया है तो वह भी सोच समझकर किया होगा। अनिका को तुम अच्छी तरह से जानती ही हो। किशन की बात सुनकर अंजलि के चेहरे पर सुकून आ जाता है और वह कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, हमारी श्वेता आज के बच्चों की तरह तेज और चालाक नहीं है, लेकिन हमारी अनिका बहुत समझदार है। मुझे उसकी एक बात बहुत पसंद आती है कि वह अंत तक चुप रहती है, लेकिन उसका अंतिम दाव सब पर भारी पड़ जाता है। लक्ष्य अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर खड़ा था। गाड़ी के दरवाजे से अपनी पीठ लगाए, अपने दोनों हाथ को मोड़कर, अपने पैरों को क्रॉस करके, आंखों पर गोगल्स लगाए एकदम रिलैक्स मोड में था। श्वेता लगभग दौड़ते हुए घर से बाहर निकलती है और सामने ही लक्ष्य को खड़ा देखती है। लक्ष्य की फौजियों जैसी पर्सनैलिटी श्वेता को पहले ही बहुत अट्रैक्टिव लगती थी और इस वक्त वह गोगल्स में और भी ज़्यादा स्मार्ट दिखाई दे रहा था। श्वेता को देखते ही वह अपने गोगल्स निकाल देता है और सीधा खड़ा हो जाता है। इस वक्त उसके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कान दिखाई दे रही थी। श्वेता लक्ष्य के पास पहुंचकर हैरानी से देखते हुए कहती है, बिना किसी नोटिफिकेशन के इस तरह अचानक? लक्ष्य बड़े ही आराम से जवाब देता है, आपने ही कहा था कि आपको कोई ज़रूरी बात करनी है। श्वेता और भी ज़्यादा हैरानी से जवाब देते हुए कहती है, मैंने बता तो दिया था कि मैं चाहती हूँ कि आप एक बार मेरे साथ चलें और अपने पैर की उस चोट को दिखाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि डॉक्टर प्रीति के पास इसका कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। लक्ष्य जवाब देता है, हाँ ठीक है, आप चाहती हैं कि मैं आपके साथ चलूँ तो मैं हाजिर हूँ। प्रीति अभी भी लक्ष्य के चेहरे की तरफ देख ही रही थी। लक्ष्य एक पल रुककर आगे कहता है, चलिए हम डॉक्टर प्रीति के पास चलते हैं, मुझे इससे कोई ऐतराज़ नहीं। श्वेता अब और भी ज़्यादा परेशान होते हुए कहती है, पर डॉक्टर के पास हमारे लिए वक्त भी तो होना चाहिए, इसके लिए मुझे पहले अपॉइंटमेंट लेनी होगी। बिना अपॉइंटमेंट के हम वहाँ कैसे जा सकते हैं? लक्ष्य बदले में कहता है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपॉइंटमेंट मैं ले लेता हूँ। अब श्वेता और भी ज़्यादा कसमकस की स्थिति में आ जाती है और कहती है,
लेकिन वहाँ जाने के लिए मेरे पास भी तो वक्त होना चाहिए। लक्ष्य मुस्कुराकर बड़े ही आराम से जवाब देता है। श्वेता जी, पहले आप तय कर लीजिए कि किसके पास वक्त नहीं है, आपके पास या डॉक्टर प्रीति के पास। श्वेता हैरानी और परेशानी के मिले जुले हाव भावों के साथ लक्ष्य की तरफ देखने लगती है। तभी लक्ष्य अपनी बात को पूरा करते हुए कहता है, मैं पहले ही पूरी तरह से स्पष्ट कर दूं कि यदि आप साथ हैं तो मेरे पास वक्त की कोई कमी नहीं। लक्ष्य की बात सुनकर अब श्वेता के चेहरे पर बेबसी दिखाई देने लगती है। वह अच्छी तरह जानती थी कि अनिका को पहले से बिना बताए जाने पर उनका मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। अनिका के वहां मौजूद नहीं होने पर भी स्थिति को प्रीति से बात करके संभाला जा सकता था और लक्ष्य के वहां पहुंचने से पहले ही सभी तैयारियां की जा सकती थी। लेकिन लक्ष्य के साथ रहते हुए यह करना भी संभव नहीं था। यहाँ लक्ष्य को अपने पैर के ठीक होने की कोई खास उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वह अपनी तरफ से पहले ही बड़े से बड़े डॉक्टर से अपनी चोट को लेकर मिल चुका था। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ श्वेता के साथ कुछ वक्त बिताना था। तभी ना जाने क्या सोचकर लक्ष्य श्वेता से पूछता है, क्या मुझे रिजेक्ट करने की वजह मेरा पैर है? क्या यह ठीक हो जाएगा तो आप हाँ कर देंगी? लक्ष्य की बात सुनकर श्वेता का कलेजा धक हो जाता है। उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि लक्ष्य के दिमाग में इस तरह की कोई बात आएगी और वह श्वेता से इस तरह का कोई सवाल पूछ बैठेगा। सच यही था कि श्वेता के मन में ऐसी कोई बात नहीं थी। लक्ष्य ने श्वेता को इस हद तक प्रभावित किया था कि अगर सच में भी लक्ष्य के साथ इस तरह की कोई समस्या होती तब भी वह वजह श्वेता के लिए इनकार का कारण नहीं बनती। लक्ष्य जैसा भी था श्वेता को पसंद था। सवाल सिर्फ इतना था कि कहीं इस पूरे मामले में कोई षड्यंत्र तो नहीं है। वैसे भी लक्ष्य के चलने उठने बैठने या किसी भी सामान्य काम में उसका पैर बाधा नहीं बनता था। बस वह अपने पैर से लगातार घंटों तक किसी तरह का भारी काम नहीं ले सकता था। श्वेता लगभग गिड़गिड़ाते हुए आवाज में कहती है, आप इस तरह मुझे शर्मिंदा ना करें। मेरे मन में एक पल के लिए भी कभी ऐसा ख्याल नहीं आया। मैं यह सब सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप इसे ठीक करना चाहते हैं। आप अपनी तरफ से इसे पूरी तरह से ठीक करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं आई। पर मुझे यकीन है कि यह ठीक हो सकता है। लक्ष्य श्वेता से इसी तरह के जवाब की उम्मीद कर रहा था। श्वेता की बात सुनकर उसे अंदर ही अंदर बड़ी ही खुशी मिलती है। श्वेता का लक्ष्य की परवाह करना उनके रिलेशनशिप के लिए एक सकारात्मक चिन्ह था। लक्ष्य को विश्वास होने लगता है कि वह श्वेता के दिल में अपनी जगह बनाने में धीरे धीरे कामयाब हो गया है। लक्ष्य चेहरे पर नकली उदासी ले आता है और कहता है, कोई बात नहीं। श्वेता को लक्ष्य के चेहरे की उदासी अच्छी नहीं लगती। वह कहती है, अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा तो आई एम सॉरी। बताइए, आपका मूड ठीक करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? लक्ष्य श्वेता से कुछ इसी तरह की बात सुनना चाहता था। वह मुस्कुराकर बोला, आपको अपना कुछ वक्त मुझे देना होगा, बस इतना काफ़ी होगा। श्वेता पूछती है, मतलब? लक्ष्य कहता है, मतलब यह कि आज आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपना ऑफिस दिखाता हूँ। श्वेता काफ़ी संकोच करते हुए जवाब देती है, मुझे यह सुनकर ही काफ़ी अजीब लग रहा है। यह हम फिर कभी और वहाँ चल सकते हैं। लक्ष्य कहता है, मैं आपकी किसी बात को मना कैसे कर सकता हूँ? हाँ, हम कभी और जा सकते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। श्वेता पूछती है, बताइए, वह शर्त क्या है? लक्ष्य मुस्कुराकर कहता है, अगर आप मेरा ऑफिस नहीं देखना चाहती तो आज आप मुझे अपनी फार्मेसी दिखा दीजिए। लक्ष्य की बात सुनकर श्वेता के चेहरे पर हंसी दिखाई देने लगती है। वह समझ जाती है कि लक्ष्य किसी भी तरह उसके साथ वक्त बिताना चाहता है। श्वेता को भी लक्ष्य की कंपनी बेहद पसंद आने लगी थी। लक्ष्य से मिल लेने के बाद उसके साथ बिताए हुए वक्त का हर पल बार बार श्वेता के जहन में घूमता रहता था। सोचने समझने के स्तर पर श्वेता पूरी तरह तैयार थी कि उसे लक्ष्य से दूर होना पड़ सकता है, लेकिन अनजाने में ही श्वेता का दिल धीरे धीरे लक्ष्य का दीवाना होता जा रहा था और वह खुद को रोक भी नहीं पा रही थी। श्वेता कहती है, मतलब आज आप पूरा मूड बनाकर और खुद को पूरी तरह से फ्री करके घर से निकले हैं? आप पहले ही सोचकर बैठे हैं कि ना आज आप खुद कोई काम करने वाले हैं और ना ही मुझे करने देने वाले हैं। लक्ष्य मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथ पीछे करके विश्राम की पोजीशन लेकर अपनी गर्दन को थोड़ा सा झुकाकर कहता है, आप ऐसा ही समझ लीजिए। श्वेता कहती है, तो आज आप मेरी फार्मेसी देखने के लिए मेरे साथ चले, लेकिन मेरी गाड़ी में, और हाँ, ड्राइव मैं खुद करूँगी। लक्ष्य मुस्कुराकर एक बार फिर से अपनी गर्दन झुकाता है।
अपने दाएं हाथ को अपने पेट की तरफ मोड़ते हुए बाएं हाथ को हवा में नीचे की तरफ खोलकर पीछे की ओर कर देता है, जिसका अर्थ था, जो हुक्म मेरे आका। श्वेता मुस्कुराकर अपनी गाड़ी की तरफ जाने के लिए अपना एक कदम पीछे करती है। तभी वहां पड़ा हुआ छोटा सा कंकड़ श्वेता की सैंडल की हील के नीचे आ जाता है, जिससे श्वेता का बैलेंस बिगड़ जाता है। तभी पैर मुड़ने की वजह से श्वेता का एक हाथ ऊपर की ओर हवा में दिखाई देता है और वह पीछे की ओर गिरने ही वाली थी। इससे पहले कि श्वेता खुद को गिरने से संभालती या फिर गिर जाती, लक्ष्य आगे बढ़कर उसे संभाल लेता है। उस एक्स कमांडो के एक कण काफी तेज थे। श्वेता कुछ समझ पाती उससे पहले ही वह संभल चुकी थी। लक्ष्य का एक हाथ श्वेता की कमर पर था और दूसरा हाथ अभी भी अपनी पीठ के पीछे की ओर ही था। लक्ष्य का शरीर एकदम स्ट्रेट था। श्वेता को बचाने के लिए सिर्फ उसके एक हाथ ने मूवमेंट की थी। उसके छूने में किसी भी तरह की अभद्रता नहीं थी। जब लक्ष्य के हाथ में श्वेता की पतली कमर थी, तब उसे अपने हाथ पर किसी मोम की गुलिया के होने का एहसास हुआ। उसे महसूस हुआ कि जैसे श्वेता का शरीर बड़ी ही फुर्सत से तराशा गया था। वह उसके ख्वाबों से भी ज्यादा सुंदर थी। श्वेता के शरीर के स्पर्श मात्र से लक्ष्य के शांत अरमानों को जैसे हवा मिल गई थी। लक्ष्य को तीव्र इच्छा हुई कि वह श्वेता को कसकर अपने गले से लगा ले। अगर श्वेता ने अब तक इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी होती तो लक्ष्य कभी भी अपने हाथ से इस मौके को जाने नहीं देता। पर बिना श्वेता की मर्जी के उसे नाजायज छूना लक्ष्य को गवारा नहीं था। लक्ष्य के स्पर्श से वैसे ही श्वेता के शरीर को रोया रोया खड़ा हो गया था। लक्ष्य की पकड़ श्वेता की सोच से भी ज्यादा मजबूत थी। श्वेता के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। चेहरा शर्म से लाल हो गया था। श्वेता लक्ष्य के चेहरे की तरफ देखती है तो वह मुस्कुराते हुए कहता है, मैं नहीं चाहता कि मेरे पूरे दिन की प्लानिंग उल्टी पड़ जाए। ऐसा कहकर वह अपने दूसरे हाथ से श्वेता का हाथ पकड़ते हुए उसे सीधा खड़ा करने में मदद करता है। श्वेता लक्ष्य के जवाब पर उसे हैरानी से देखती है। लक्ष्य अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहता है, मेरा मतलब है कि आप मुझे हॉस्पिटल लेकर जाने वाली थी। मेरे पैर की वजह से मैं नहीं चाहता कि मुझे आपको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़े। आपके पैर की वजह से। इस झिझक की स्थिति को लक्ष्य ने इतनी सफाई से एक्सप्लेन किया था कि श्वेता के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वह खुद को संभालती है और चुपचाप अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाती है। लक्ष्य भी उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। मारवा हाउस। अनिका तैयार होकर डाइनिंग हॉल में आ चुकी थी। वह जल्दी से जल्दी गुलेरिया हाउस पहुंचना चाहती थी। तभी उसके फ़ोन पर मैसेज आने की आवाज़ होती है। वह अपना फ़ोन देखती है तो यह नोटिफिकेशन श्वेता के भेजे हुए मैसेज का था। वह मैसेज पढ़ती है, अनिका दी, मैं लक्ष्य को कब आने के लिए कहूँ? मैं और ज़्यादा समय तक उससे इस तरह नहीं मिल सकती। अनिका अपना फ़ोन वापस रख लेती है और अपनी ही जगह पर स्टैच्यू बनकर खड़ी हो जाती है, जैसे उसके दिमाग में एक साथ कई सारी बातें चल रही हो। ठीक इसी वक्त प्रीति वहां आ पहुंचती है। उसके चेहरे के हाव भाव देखकर कोई भी आसानी से बता सकता था कि वह असमंजस्य की स्थिति में है। वह अनिका के पास आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, अनिका दी, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं प्लीज? प्रीति की आवाज़ सुनते ही अनिका की सोच टूट जाती है। वह प्रीति की तरफ देखने लगती है। प्रीति को एहसास होता है कि अनिका का ध्यान पूरी तरह से उसी की तरफ है, तो वह अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल अनिका की तरफ बढ़ा देती है। अनिका बिना किसी एक्सप्रेशन के उस फाइल को पकड़ लेती है और खोलकर देखती है। जैसे जैसे वह उसे पढ़ते हुए आगे बढ़ती है, उसके चेहरे के हाव भाव बदलने लगते हैं। उसे पूरी तरह देख लेने के बाद वह प्रीति की तरफ बड़े ही आश्चर्य से देखती है। प्रीति कहती है, जब आपको हैरानी हो रही है तो सोचिए मेरी क्या हालत हुई होगी। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या मतलब हो सकता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या उसकी बॉडी का पैरालिसिस उसकी बोन मैरो से रिलेटेड हो सकता है? यह किस तरह की समस्या है? प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। अनिका प्रीति से कहती है, मेरे साथ चलो, मैं उसे एक बार देखना चाहती हूँ। इसके बाद वह दोनों सीक्रेट अंडरग्राउंड की तरफ चली जाती हैं। अब तक सीक्रेट अंडरग्राउंड में रखी गई सभी औरतों को महिला आश्रम भेज दिया गया था। सनी भी लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुका था। भूमिका और अब्दुल भी अपने नियमित कार्यों पर लौट चुके थे, जिसकी वजह से प्रीति का काम काफ़ी कम हो गया था और अब वह अपना पूरा ध्यान विशु के स्वास्थ्य पर लगा सकती थी। यह उसी की रिपोर्ट थी जिन्हें उसने अनिका के हाथों में दिया था। उसके पैरालिसिस के स्टेटस की जानकारी के लिए जिन जांचों की जरूरत नहीं थी, प्रीति ने वह सब भी कर डाली थी।
क्योंकि पैरालिसिस से संबंधित पाए जाने वाले सभी कारणों की जांच करने के बाद प्रीति के हाथ ऐसी कोई भी ठीक ठाक रिपोर्ट नहीं आई थी जिसे कारण के तौर पर पहचाना जा सके। परेशान होकर प्रीति ने और भी बहुत सारी तरह तरह की जांच कर डाली थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि अब वह परेशानी की स्थिति में फंस चुकी थी। जिस तरह की रिपोर्ट विशु की थी, उनसे होने वाली बीमारियों में पैरालिसिस का नाम नहीं आता था। इन रिपोर्ट्स में विशु के शरीर में जो कमियां नजर आ रही थी, उन कमियों के कारण जो बीमारियां शरीर को घेरे हैं, उस तरह की बीमारियां विशु के शरीर में नहीं थी जिसे वह नॉर्मल पैरालिसिस समझ रहे थे। वह बीमारी कुछ और ही तरह के राज लिए बैठी थी। कुछ ही देर में दोनों विशु के पास पहुंच जाती हैं। अनिका ने जब शुरुआती दौर में विशु की जांच की थी तब उसे कुछ शारीरिक क्रियाएं अजीब लगी थी, लेकिन उसने तब उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज वह वक्त आ गया था जब अनिका को उन सभी पर ध्यान देने की ज़रूरत थी। अनिका सबसे पहले विशु के हाथ की कलाई पकड़कर शांति से खड़ी हो जाती है और आंखें बंद करके मन ही मन गिनती करते हुए उसके नब्ज चेक करती है। करीब 2 मिनट के बाद वह पूरी तसल्ली कर लेती है कि उसकी नब्ज ठीक ठीक किस तरह काम कर रही है। इसके बाद वह उसके गर्दन के पास मौजूद नसों पर हाथ रखती है और एक बार फिर से आंखें बंद करके मन ही मन गिनती करने लगती है। 1 से 1.5 मिनट के बाद फिर से आंखें खोलती है और हैरानी से विशु की तरफ देखने लगती है। इस बार वह उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर हाथ रखकर आंखें बंद कर लेती है और मन में गिनती करते हुए नब्ज और नसों को चेक करती है। अनिका करीब 40 से 45 मिनट तक अपने आयुर्वेदिक ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए विशु के शरीर के सभी हिस्सों की अलग अलग तरह से जांच करती है। अच्छी तरह संतोष कर लेने के बाद अनिका 2 कदम पीछे हट जाती है। अपना एक हाथ अपनी कमर पर रख लेती है और दूसरा हाथ अपने माथे पर, तो